नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है काला साया चैनल पर, जहां अंधेरे की साया हर कहानी में समाई रहती है। यहां ऐसी रहस्यमयी, सनसनीखेज और डरावनी हॉरर स्टोरीज मिलेंगी जो रात के सन्नाटे में आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और मन में छुपा डर बाहर आ जाएगा। अगर आप सच में डर का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इन डरावनी कहानियों को हमेशा पहली बार सुनें। वीडियो पूरी देखना मत भूलना, क्योंकि आखिरी पल में ही असली साजिश सामने आती है। और अगर हिम्मत है तो कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। शायद अगली रात हमारी कहानी में आपका नाम और शहर भी गूंज उठे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर काला साया बनकर आपके पास आने वाला है। कहानी शुरू होती है अब। कब्रिस्तान की रहस्यमयी चुड़ैल गांव भैरवपुर छोटा सा, शांत और पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां लोग रात को जाना तो दूर, उसके पास से भी निकलने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है, जो रात में अकेले आने वालों को पकड़ लेती है। गांव के चार दोस्त, राजू, सोनू, अजय और दीपक, बहुत शरारती थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। एक दिन आपस में बहस करते हुए उन्होंने ठान लिया कि वे रात में कब्रिस्तान जाएंगे और सबको साबित करेंगे कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है। रात का सफर रात के 12 बजे। चारों दोस्त टॉर्च और लालटेन लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। चारों हंसते बोलते अंदर गए, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। पेड़ों से हवा सरसराने लगी, कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगीं और चारों को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पहली झलक अचानक सोनू ने टॉर्च की रोशनी में देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत पुरानी कब्र पर बैठी हुई थी। उसके लंबे खुले बाल थे, चेहरा ढका हुआ था और पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राजू डर के मारे बोला, ये तो सच में चुड़ैल लग रही है। चुड़ैल का रहस्य वह औरत धीरे धीरे उठी और उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थीं। चारों भागने लगे, लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल की आवाज गूंजी, भागोगे कहां? यह मेरी जगह है। अजय ने कांपते हुए पूछा, तो तू कौन है? चुड़ैल चिल्लाई, मैं कमला हूं, जिसे इस गांव वालों ने जिंदा दफना दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे डायन कहा। अब मैं हर रात यहां आती हूं, अपने साथियों की तलाश में। सच्चाई का पता धीरे धीरे चारों को गांव की पुरानी कहानियां याद आईं। बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले कमला नाम की एक औरत पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जिंदा कब्र में गाड़ दिया गया था। उसके बाद से ही गांव के कब्रिस्तान में आत्माएं भटकने लगीं। अंत चारों दोस्त जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर भाग निकले, लेकिन उस रात के बाद वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। वे हर किसी को कहते, कब्रिस्तान मजाक की जगह नहीं है, वहां सच में वो है जिसे गांव वाले चुड़ैल कहते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आज भी भैरवपुर के कब्रिस्तान में रात को सफेद साया घूमते हुए देखा जाता है। चारों दोस्त राजू, सोनू, अजय और दीपक उस रात तो किसी तरह गांव लौट आए, लेकिन जब सुबह उठे तो सबके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। पहला डरावना हादसा, राजू ने आईने में खुद को देखा तो उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी दिखाई दी। वह चीख पड़ा, लेकिन जब बाकी दोस्त पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। सोनू को रात भर किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, कब्रिस्तान वापस आओ, मेरी आत्मा को मुक्त करो। गांव का बुजुर्ग घबराकर चारों दोस्त गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल के पास पहुंचे। उन्होंने सुना और बोले, तुम लोगों ने तो हमें क्या करना होगा? पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, कमला को इंसाफ दिलाना होगा, उसकी मौत का रहस्य जानना होगा, तभी उसकी आत्मा शांत होगी। रहस्य की गुत्थी चारों ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले और पता चला कि कमला निर्दोष थी। असल में गांव के जमींदार ने लालच में उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे डायन कहकर बदनाम कर दिया था। गांव वालों ने अंधविश्वास में आकर उसे जिंदा गाड़ दिया। फिर से कब्रिस्तान चारों ने तय किया कि वे कमला की आत्मा को मुक्त करेंगे। रात को वे फिर कब्रिस्तान पहुंचे।
वहां फिर वहीं साया प्रकट हुआ, कमला की चुड़ैल। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और आवाज गूंज रही थी। तुम फिर आ गए? राजू हिम्मत कर बोला। कमला बहन, हमने सच्चाई जान ली है। तुम निर्दोष थीं। हम गांव वालों को सब बताएंगे और तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। आखिरी। साया कमला रोने लगी। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। उसने कहा, सच बाहर लाना, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी, वरना तुम सब मेरे साथ यहीं हमेशा के लिए बंध जाओगे। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलकर कब्र में समा गया। लेकिन जाते जाते उसने चारों दोस्तों पर अपनी मुहर छोड़ दी। चारों के हाथों पर जले हुए निशान बन गए। कहानी का मोड़ अब चारों के सामने बड़ा सवाल था। क्या वे गांव वालों को सच्चाई बता पाएंगे? क्या लोग मानेंगे कि उन्होंने कमला को गलत मारा था? और अगर गांव ने सच्चाई न मानी, तो क्या चुड़ैल हमेशा उनकी जिंदगी पर हावी रहेगी? कहानी को अब और आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां चारों दोस्त गांव में सच उजागर करने की कोशिश करेंगे और चुड़ैल हर रात उन्हें डराकर याद दिलाएगी कि वक्त कम है। गांव में सच बताने की कोशिश। अगले दिन चारों दोस्तों ने गांव की चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। राजू ने जोर से कहा, गांव वालों, कमला चुड़ैल नहीं थी। उसे जमींदार के लालच ने मारा। हमने खुद उसकी आत्मा से बात की है। लेकिन गांव वाले हंस पड़े। कोई बोला, ये चुड़ैल ने तुम्हें पागल कर दिया है। कोई बोला, हम सबको पता है कमला डायन थी, इसलिए उसे जिंदा गाड़ना पड़ा। गांव वाले सच मानने को तैयार नहीं थे। चुड़ैल का प्रकोप रात हुई। अचानक पूरे गांव में हलचल मच गई। कुएं से खून निकलने लगा, पेड़ अपने आप हिलने लगे और घरों की खिड़कियां जोर जोर से बंद खुलने लगीं। गांव के लोग डरकर चौपाल में इकट्ठा हो गए। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बिजली की चमक के साथ कमला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी चीख से पूरा गांव हिल गया। तुम सबने मुझे धोखा दिया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों की आखिरी कोशिश सोनू डरते हुए बोला। राजू, अगर गांव वाले नहीं मान रहे तो हमें खुद ही उसका इंसाफ दिलाना होगा। चारों दोस्त कमला की कब्र पर गए और वहां दीपक ने जमीन खोदना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में शांति, पर अधूरी कमला की आत्मा को इंसाफ दिलाने के बाद गांव में शांति तो लौट आई, लेकिन चारों दोस्तों के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को जब भी वे आईना देखते तो उनके पीछे सफेद साया खड़ा दिखाई देता। दीपक के कमरे में आधी रात को खिड़की अपने आप खुल जाती और हवा में वही फुसफुसाहट गूंजती। तुम मेरे साथी हो, तुमसे बंधन कभी नहीं टूटेगा। पहला बलिदान। एक रात अचानक अजय गायब हो गया। सुबह गांव वालों ने उसकी लाश कब्रिस्तान के बीचों बीच पड़ी देखी। उसके शरीर पर वही जले हुए निशान फैल चुके थे। लोगों ने कहा, कमला मुक्त नहीं हुई। उसने अजय को अपने साथ ले लिया। बाकी तीनों दोस्त अब डर के साये में जीने लगे। बुजुर्ग पंडित का सच। पंडित रामलाल ने उन्हें बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, कमला की आत्मा शांत हुई थी, लेकिन तुम्हारे शरीर पर लगे निशान असल में एक श्राप हैं। वह चाहती थी कि उसकी पीड़ा को कोई महसूस करे, और वह बोझ तुम चारों पर डाल गई। राजू ने घबराकर पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? पंडित ने कहा, या तो तुम उसकी तरह गांव छोड़कर भटकते रहोगे, या फिर कोई एक तुम में से अपनी जान देकर बाकी को मुक्त करेगा। गांव पर फिर से साया। उस रात गांव में फिर हलचल मच गई। पेड़ खुद ब खुद टूटने लगे, जानवर अजीब आवाजें निकालने लगे। लोगों को लगा कि चुड़ैल लौट आई है। राजू, सोनू और दीपक कब्रिस्तान में पहुंचे। वहां अचानक अजय की आत्मा उनके सामने आ गई। उसने कहा, मैं अब उसके साथ हूं। अब तुम में से अगला कौन आएगा? आखिरी संघर्ष। सोनू कांपते हुए बोला, नहीं, हमें उसकी आत्मा को पूरी तरह खत्म करना होगा। उसे मुक्त नहीं, नष्ट करना होगा। उन्होंने पंडित से सीखी अग्नि पूजा वहीं कब्रिस्तान में शुरू की। मंत्रों के साथ आग की लपटें उठीं। कमला की आत्मा चीखते हुए प्रकट हुई, साथ में अजय का साया भी। कमला चिल्लाई, तुम इंसाफ की बात करते हो और
अब मुझे नष्ट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। बलिदान दीपक ने हिम्मत करके खुद को आग में झोंक दिया और चिल्लाया, अगर किसी एक की जान चाहिए तो मेरी ले लो, बाकियों को छोड़ दो। आग की लपटें तेज हो गईं। कमला की आत्मा और अजय का साया उसी धधकती आग में समा गए। अंतिम परिणाम सुबह हुई। गांव शांत था। अब केवल राजू और सोनू बचे थे। उनके हाथों के जले हुए निशान भी मिट चुके थे। गांव वाले मान गए कि अब श्राप खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद सोनू ने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर खुद ब खुद लिखा था, श्राप खत्म नहीं हुआ, अब तुम्हारी बारी है। सोनू का डर दीपक के बलिदान के बाद राजू और सोनू सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया है। लेकिन जब सोनू ने अपनी दीवार पर लिखा देखा, श्राप खत्म नहीं हुआ, अब तुम्हारी बारी है, तो उसकी हालत खराब हो गई। रात को उसे ख्वाब आने लगे। उसमें वह खुद को कमला की कब्र के अंदर बंद देखता। मिट्टी उसके ऊपर गिर रही होती और कोई चीख रहा होता, सोनू अब तू मेरी जगह ले। राजू की सच्चाई इधर राजू भी अजीब हो गया था। वह बार बार कब्रिस्तान की ओर खींचता चला जाता। सोनू ने एक रात उसका पीछा किया। उसने देखा राजू कब्रिस्तान में जाकर उसी पुरानी कब्र पर खड़ा होकर हंस रहा है और कह रहा है, देख कमला, सब मर गए, अब सिर्फ मैं बचा हूं और अब ये गांव सिर्फ मेरा होगा। सोनू यह सुनकर कांप गया। अब उसे समझ आया कि कमला की आत्मा का श्राप राजू पर काबू पा चुका है। गांव में खून की रात, उस रात गांव में खून की बरसात हुई। लोगों ने देखा कि राजू की आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर वही चुड़ैल जैसी परछाई झलक रही थी। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, अब मैं ही इस गांव का मालिक हूं, अब हर आत्मा मेरी गुलाम होगी। असल में कमला की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह राजू के शरीर में समा गई थी। अंतिम लड़ाई सोनू ने पंडित रामलाल से मदद मांगी। पंडित ने कहा, अब यह लड़ाई आसान नहीं है। राजू अब इंसान नहीं रहा, वह आधा इंसान और आधा चुड़ैल बन चुका है। सोनू ने साहस जुटाया और मंत्रों से भरे हुए त्रिशूल के साथ कब्रिस्तान में गया। वहां राजू अब चुड़ैल के रूप में खड़ा था। उसकी हंसी से पेड़ हिल रहे थे। सोनू बोला, राजू, ये तू नहीं है, ये कमला तुझ पर काबू कर चुकी है। राजू की आवाज गूंजी, अब राजू नहीं, सिर्फ कमला हूं मैं। अंतिम वार सोनू ने कांपते हाथों से त्रिशूल उठाया और राजू के सीने में घोंप दिया। राजू दर्द से चीखा और उसकी आंखों से खून की जगह काला धुआं निकलने लगा। कमला की आत्मा चीखते हुए धुएं में बदल गई और कब्रिस्तान की जमीन फट गई। राजू वहीं गिर पड़ा और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अधूरा श्राप, गांव शांत हो गया। लोग सोचने लगे कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन सोनू के हाथ पर एक बार फिर वही जला हुआ निशान उभर आया और उसके कान में धीमी आवाज गूंजी, श्राप कभी खत्म नहीं होता, अब तू चुना गया है। कहानी का अंतिम मोड़, गांव तो बच गया, लेकिन अब सोनू के अंदर धीरे धीरे चुड़ैल की आत्मा समाने लगी। और एक दिन वही सोनू गांव वालों के बीच खड़ा होकर मुस्कुराया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सोनू का बदलना राजू की मौत के बाद गांव वाले समझ रहे थे कि अब सब शांत हो गया है। लेकिन सोनू के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी आंखें कभी कभी लाल चमकने लगतीं। उसके बाल अपने आप बढ़ने लगे। आधी रात को उसके कमरे से औरत की हंसी सुनाई देती। धीरे धीरे सोनू का चेहरा बदलने लगा और लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, ये तो अब इंसान नहीं रहा, इसके अंदर वही चुड़ैल बस गई है। गांव का डर। एक रात गांव के कुएं का पानी अचानक काला हो गया। गांव के बच्चों को नींद में चलते चलते सोनू के घर की ओर जाते देखा गया और सुबह उन बच्चों में से दो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। गांव वालों को समझ आ गया, चुड़ैल अब सोनू बनकर जी रही है। सोनू की असली पहचान। सोनू अब गांव के बीच चौपाल पर गया और जोर से चिल्लाया, कमला अब मुक्त नहीं हुई, उसने मुझे चुना है, अब मैं उसका वारिस हूं। अब यह गांव नहीं, यह मेरा कब्रिस्तान है। उसकी हंसी से पूरा गांव गूंज उठा और तभी आसमान से काले पंख झड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य परिंदों की फौज उड़ रही हो। पंडित रामलाल की अंतिम चेतावनी। पंडित रामलाल कांपते हुए बोले, अब यह
सिर्फ गांव की लड़ाई नहीं रही, यह आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे इलाके को कब्रिस्तान बना देगी। उन्होंने सोनू से कहा, अगर तू इंसान बचा है तो खुद को रोक ले, वरना तुझे उसी मिट्टी में गाड़ना पड़ेगा जहां से यह सब शुरू हुआ। लेकिन सोनू अब हंसते हुए बोला, पंडित, अब सोनू नहीं रहा, अब सिर्फ कमला का बदला बाकी है। नई दहशत की शुरुआत उस रात पूरे गांव में आग लग गई। लोगों ने देखा सोनू हवा में उड़ रहा था, उसके हाथों से काला धुआं निकल रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल कमला जैसी थीं। अब गांव वालों को समझ आ गया कि असली चुड़ैल कभी खत्म नहीं हुई थी, वह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। गांव छोड़ने का पल, जब गांव जल रहा था और लोग चीख रहे थे, सोनू! अब चुड़ैल का वारिस गांव की सीमा पार कर गया। उसने मुड़कर जलते गांव की ओर देखा और हंसते हुए कहा, भैरवपुर खत्म, अब अगली बारी है तुम्हारी, शहर वालों। वह घने जंगलों से होकर पास के कस्बे रामनगर की ओर बढ़ गया। रामनगर में अजीब घटनाएं। रामनगर में लोग बिल्कुल अनजान थे कि कौन सा डर उनके शहर में आने वाला है। स्कूल के बच्चों ने खेलते खेलते कब्रिस्तान जैसा गड्ढा देखा। रात को हॉस्टल की लड़कियों ने सुना कोई लंबी छोटी वाली औरत उनके कमरे में घूम रही थी। औरतें आईने में देखती तो उनके पीछे लाल आंखों वाली छाया खड़ी दिखाई देती। लोग इसे वहम समझकर भूल जाते, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। सोनू का नया रूप, सोनू अब बिल्कुल बदल चुका था। दिन में वह एक साधारण नौजवान लगता, लेकिन रात को उसका चेहरा भयानक औरत में बदल जाता। कभी उसकी आवाज औरत की होती, कभी मर्द की। लोग उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वह किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकता था। नए शिकार की तलाश। एक दिन सोनू, चुड़ैल, रामनगर की कॉलेज लाइब्रेरी में गया। वहां 4 दोस्त, अमित, पूजा, करण और निशा बैठे थे। सोनू ने उन्हें घूरते हुए कहा, कब्रिस्तान में आए हो कभी? वहां सच्चाई छुपी है। चारों हंस पड़े। करण बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। सोनू की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, यही तो सब कहते हैं, जब तक खुद शिकार न बन जाएं। पहला शिकार अगली रात करण हॉस्टल से गायब हो गया। सुबह उसकी लाश कॉलेज गार्डन में मिली, चेहरे पर वही जले हुए निशान। अब बाकी तीनों दोस्त डर गए। अमित बोला, ये कोई इंसान नहीं, ये तो सचमुच चुड़ैल है। अगले भाग का संकेत। अब रामनगर के ये 3 दोस्त सच जानने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उन्हें पता चलेगा कि यह वही श्राप है जो भैरवपुर गांव से शुरू हुआ था। 3 दोस्तों की बेचैनी, करण की मौत ने सबको हिला दिया। पूजा, निशा और अमित हॉस्टल के कमरे में बंद होकर बैठ गए। पूजा रोते हुए बोली, करण तो हमेशा कहता था भूत प्रेत झूठ हैं, लेकिन उसकी लाश पर वहीं जले हुए निशान थे। ये आखिर है क्या? अमित बोला, ये सब कब्रिस्तान से जुड़ा है। जिसने करण को मारा वो इंसान नहीं, कोई आत्मा है। रहस्यमयी किताब। निशा ने लाइब्रेरी से एक पुरानी किताब निकाली जिसमें लिखा था, भैरवपुर नाम के गांव में एक चुड़ैल का श्राप फैला हुआ है। उसकी आत्मा किसी भी इंसान के शरीर में समा सकती है, और जब तक कोई खुद को बलिदान न दे, श्राप खत्म नहीं होता। पूजा कांप गई। मतलब वो चुड़ैल अब यहीं है, हमारे शहर में। सोनू का प्रकट होना। अगली रात हॉस्टल में बिजली चली गई। अमित ने टॉर्च जलाई तो देखा दरवाजे पर एक साया खड़ा था। वही सोनू, लेकिन उसका चेहरा आधा इंसान आधा औरत था। उसकी आंखें लाल और बाल खुले हुए हवा में उड़ रहे थे। वह हंसते हुए बोला, तुम्हें करण की मौत पर यकीन नहीं हुआ? तो अब अगला नंबर किसका है? भागते भागते कब्रिस्तान तीनों जान बचाने के लिए भागे और रामनगर के पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गए। वहां पेड़ सूखे हुए थे और मिट्टी से सड़ांध आ रही थी। अचानक हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, तुम भी वही गलती कर रहे हो जैसे भैरवपुर वालों ने की थी। कब्र का सच अमित ने देखा कि एक पुरानी कब्र खुद ब खुद खुल रही है। उसमें से वही नाम उभर आया, कमला, और उसके पास सोनू खड़ा था। धीरे धीरे उसकी शक्ल बदल रही थी। अब सोनू पूरी तरह औरत के रूप में था। लंबे बाल, सफेद कपड़े, उल्टे पैर और लाल आंखें। उसने चिल्लाकर कहा, अब इस शहर में मेरी हुकूमत होगी।
तीनों की कसम अमित ने मुट्ठी भींची और कहा, नहीं, हम तुझे भैरवपुर की तरह फैलने नहीं देंगे, चाहे जान चली जाए पर तुझे रोकेंगे। पूजा और निशा भी उसके साथ खड़ी हो गईं। अब तीनों का सामना उस चुड़ैल से था जिसका श्राप पीढ़ियों से इंसानों को खा रहा था। तांत्रिक की तलाश अमित, पूजा और निशा ने तय किया कि अकेले चुड़ैल से लड़ना असंभव है। वे गां। तांत्रिक का सच भैरवनाथ राख का गोला बना रहा था, लेकिन तभी अमित को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि तांत्रिक के मंत्र चुड़ैल को कमजोर करने के बजाय और ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। पूजा चीख उठी, अमित, ये हमें बचा नहीं रहा, ये चुड़ैल को ताकत दे रहा है। भैरवनाथ जोर से हंसा। सही कहा लड़की, असल में यह श्राप मेरे खानदान की तंत्र शक्ति का हिस्सा है। मैंने ही कमला की आत्मा को इस कब्रिस्तान में बांधा था ताकि सदियों तक लोग डरें और मेरी पूजा करें। अब निशा का शरीर मिल गया है, चुड़ैल और मैं मिलकर अमर हो जाएंगे। निशा की आत्मा की जंग निशा के अंदर से अचानक उसकी असली आवाज सुनाई दी। नहीं, मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं दूंगी। वह अंदर ही अंदर चुड़ैल से लड़ने लगी। उसकी आंखों में लाल और सफेद रोशनी टकराने लगी। अमित और पूजा उसे पकड़कर जोर से चिल्लाए, निशा, तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ हैं। बलिदान का पल भैरवनाथ ने खंजर उठाया और निशा के माथे पर वार करने ही वाला था कि अमित उसके सामने कूद गया। खंजर अमित के सीने में धंस गया। अमित ने खून से भीगी सांसों में कहा, अगर किसी की आत्मा लेनी है तो मेरी ले ले चुड़ैल, मेरी दोस्त को छोड़ दे। अचानक तेज हवाओं का तूफान उठा। अमित की आत्मा चमकते हुए निशा के चारों ओर फैल गई। चुड़ैल चीखने लगी, नहीं, ये बलिदान मेरे श्राप को तोड़ देगा। श्राप का अंत, निशा जमीन पर गिर गई और उसके शरीर से धुएं की तरह चुड़ैल की परछाई बाहर निकली। वह परछाई कुछ पल तड़पी और राख बनकर बिखर गई। भैरवनाथ गुस्से में चिल्लाया, तुमने सब बर्बाद कर दिया, अब मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त आसमान से बिजली गिरी और भैरवनाथ जलकर राख हो गया। आखिरी विदाई निशा और पूजा ने अमित की लाश को अपनी गोद में लिया। अमित मुस्कुराते हुए बोला, दोस्ती का मतलब यही है कि हम एक दूसरे के लिए जीते हैं और अगर जरूरत पड़े तो मरते भी हैं। उसकी आंखें बंद हो गईं। पूजा और निशा फूट फूट कर रो पड़ीं। कहानी का अंत। गांव में अब कब्रिस्तान का श्राप टूट चुका था। लोगों ने अमित को एक वीर दोस्त की तरह याद किया। पूजा और निशा ने उसकी याद में कसम खाई कि वे अब कभी डर के सामने झुकेंगी नहीं। कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया, लेकिन कहते हैं अमावस्या की रात को वहां अब भी एक हल्की सी मुस्कान की गूंज सुनाई देती है। शायद अमित अपने दोस्तों की रक्षा आज भी कर रहा है। गांव में शांति या भ्रम। अमित की मौत और भैरवनाथ के अंत के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लोग कब्रिस्तान से अब डरना बंद कर चुके थे। पूजा और निशा भी धीरे धीरे अपने जीवन में लौटने लगीं। लेकिन अमावस्या की रात को निशा ने अपने सपने में देखा। अमित उसी कब्रिस्तान में खड़ा है, सफेद कपड़ों में, और कह रहा है, मैं गया नहीं हूं, वो आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई, वो वापस आएगी। निशा पसीने में डूबकर उठी और डरते डरते पूजा से कहा, शायद अमित की आत्मा हमें चेतावनी दे रही है। नई रहस्यमयी घटनाएं। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब हादसे शुरू हुए। रात में लोग कब्रिस्तान से हंसी की गूंज सुनते। कई लोगों ने देखा कि एक सफेद परछाई और एक लाल परछाई आपस में लड़ रही हैं। बच्चों ने दावा किया कि उन्हें रात को एक भैया दिखाई देता है जो उन्हें चुड़ैल से बचा ले जाता है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये अमित की आत्मा है, वो अब भी हमारे रक्षक के रूप में यहीं है। निशा पर फिर से साया। निशा ने महसूस किया कि उसके हाथ पैर फिर से भारी हो रहे हैं और आईने में कभी कभी उसकी आंखें लाल दिखाई देने लगीं। उसने डरते हुए कहा, क्या सचमुच चुड़ैल खत्म हुई थी या उसने मेरी आत्मा में कुछ छोड़ दिया है? पूजा घबरा गई। नहीं, ये फिर से शुरू नहीं हो सकता। अमित की आत्मा का संदेश। उसी रात पूजा और निशा कब्रिस्तान गईं।
अचानक हवा चलने लगी और सामने अमित की आत्मा प्रकट हुई। वह बोला, मैंने अपनी जान देकर चुड़ैल को कमजोर किया था, लेकिन उसका असली वजूद अब भी जिंदा है। उसका आखिरी अंश निशा के भीतर है। अगर उसे समय पर बाहर नहीं निकाला गया तो अगली अमावस्या को वो पूरी तरह लौट आएगी। पूजा कांपते हुए बोली, लेकिन अब तांत्रिक भी मर चुका है, तो हम क्या करेंगे? अमित की आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, एक ही तरीका है, मुझे हमेशा के लिए इस कब्रिस्तान में बांध दो, तभी मैं चुड़ैल को रोक पाऊंगा। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें मुझे भूलना होगा, हमेशा के लिए।